देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोडियम जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसको शॉर्ट में समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। 4 इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा, दूसरा है RSC रेजिडियल सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है SAR सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, और तीसरा है बोरॉन एवं अन्य हानिकारक तत्व। तो पहला देखना है कि जो सिंचाई जल है उसमें कौन कौन से घुलनशील लवण हैं। जल में घुलनशील लवणों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जल की विद्युत चालकता बढ़ती जाती है और मृदा की लवणीयता भी बढ़ती जाती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस सिंचाई जल का हम उपयोग ले रहे हैं कि उसमें घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है। सेकेंड है RSC सोडियम अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। देखो ये दर्शाता है कि कितनी मृदा में हमारे में कितनी सोडियम कार्बोनेट की मात्रा है या कितनी बाई सोडियम कार्बोनेट की मात्रा है, या हमारा जो सिंचाई जल हम यूज ले रहे हैं उसमें कितना बाई कार्बोनेट की मात्रा है। वो बाई कार्बोनेट क्या करेगा, मृदा में जो बचा कुचा कैल्शियम होगा उसको भी रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पर सोडियम ले जाएगा, जिससे मृदा और क्षारीय हो जाएगी। तो सिंचाई जल में बाई कार्बोनेट आयन की अधिकता होने पर कैल्शियम आयनों का अवक्षेपण होता जाता है, कैल्शियम आयनों की कमी होती जाती है और सोडियम आयनों की बढ़ोतरी होती जाती है। ईटो ने RSC निकालने का सूत्र दिया था। RSC को हमेशा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब मिली तुल्यांक पर लीटर में निकालना है। कार्बोनेट की मात्रा और बाई कार्बोनेट की मात्रा का योग करना है। इसमें से किसको घटाना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को। सिंचाई जल का RSC 1.25 से कम होना चाहिए। जैसे ही 2.5 से अधिक हो जाता है ये अनुपयुक्त हो जाता है। SAR को सोडियम अधिशोषण गुणांक बोलते हैं। अभी ऊपर पड़ा सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो या सोडियम अधिशोषण अनुपात। SAR मिट्टी में उपस्थित सोडियम की उस मात्रा को दर्शाता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की तुलना में देखी जाती है, कि उपस्थित सोडियम की मात्रा जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की तुलना में मापने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट देखो, मृदा की क्षारीयता व ढांचा गुणवत्ता का संकेतक होती है SAR, कि मृदा में कितनी क्षारीयता है, ढांचा की क्या गुणवत्ता है। यदि जल में सोडियम का अनुपात बहुत अधिक हो जाए, SAR बहुत अधिक हो जाए, तो वो क्षार संकट कहलाता है। SAR निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, वही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, सोडियम की मात्रा ऊपर नीचे, कैल्शियम की मात्रा प्लस मैग्नीशियम की मात्रा में 2 का भाग देना है और उसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल। ये SAR निकालने का फॉर्मूला है। अब बात करेंगे बोरॉन एवं अन्य हानिकारक तत्वों की। बोरॉन है, लिथियम है, क्लोराइड है, फ्लोरीन है, ये सारे के सारे विषैले तत्व होते हैं। सिंचाई जल में इनकी मात्रा होने पर ये फसलों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, लेकिन इनकी भी एक स्वीकृत मात्रा निश्चित की गई है कि इतनी मात्रा होगी तो सिंचाई जल में चलेगी, हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाएगी। जैसे बोरॉन है 5 ppm हो सकता है, लिथियम है 5 ppm हो सकता है, क्लोरीन है 15 ppm हो सकता है, फ्लोरीन है 15 ppm हो सकता है। यदि इससे ज़्यादा चली जाती है, ज़्यादा जाते ही वो हानिकारक प्रभाव दिखाता है। देखो ppm हम 11th में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि उन्होंने क्या पढ़ा है, और नहीं आता है तो मुझे बताओ कि ppm समझाओ मैम, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने खारे पानी का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है। जो शुष्क क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पर भाई पानी की कमी है, जहाँ बहुत आवश्यकता है पानी की, मोस्टली उन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई की मात्रा वहाँ पर अधिक होती है। सिंचाई जल का प्रबंधन हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है सिंचाई चक्र का निर्धारण। तो सिंचाई चक्र होता क्या है, सिंचाई का समय निर्धारित करना, सिंचाई की मात्रा निर्धारित करना, सिंचाई का अंतराल निर्धारित करना, सिंचाई चक्र होता है। यदि लवणीय भूमि होती है तब तो हम बहुत अधिक पानी से सिंचाई कर देते हैं, ताकि जो उसके लवण होते हैं उसमें घुल जाएंगे और घुलकर निच्छालित हो जाएंगे। लेकिन क्षारीय भूमि में अधिक पानी नहीं दे सकते क्योंकि कीचड़ हो जाती है उसमें। अब देखो, यदि हमें अच्छी उपज चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो उपयुक्त समय पर सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। अब देखो ऊसर मिट्टियों की बात करेंगे। ऊसर मिट्टियाँ वे मिट्टियाँ होती हैं जिनमें लवण सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ऊसर मिट्टियों में कम पानी देना होता है और कम कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी होती है। ऊसर मिट्टी में 50% नमी तक पहुँचने से पहले सिंचाई कर लेनी चाहिए। 50% से अधिक नमी होती है, कीचड़ हो जाती है उसमें। सिंचाई की विधि की बात करें, जैसे क्षारीय मृदा में हमें यदि चुकंदर और सलजम की सिंचाई करनी है तो फव्वारा विधि से कर देंगे। गेहूं और जौ में यदि हमें फव्वारा विधि से सिंचाई करनी है तो कौन सा जल उपयोग करेंगे, अधिक लवणीय जल का उपयोग करेंगे। बाजरा और कपास की बात करें तो उसमें लवणीय जल का प्रयोग नहीं कर सकते फव्वारा विधि से, क्योंकि उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो झुलस जाती है। तो हमें इन चारों बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा सिंचाई जल के प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लवणीय जल का उपचार। कि लवणीय जल का उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि भाई उसमें अच्छी किस्म का पानी मिला दें। एक कर सकते हैं कि सुधारकों का उपयोग ले लें। तो पहला है अच्छी किस्म के जल से तनुकरण कर दें उसका। लवणीय जल में अच्छी किस्म का जल मिला दें तो उसकी लवणीयता कम हो जाएगी। या ऐसे कर लें कि एक बार तो सिंचाई लवणीय जल से कर दी, एक बार अच्छे जल से कर दी एकांतरण क्रम में। या हम क्या कर दें, सुधारकों का उपयोग कर दें। सुधारकों का कैसे, जिनमें RSC ज़्यादा है, मतलब कार्बोनेट सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनकी मृदा का pH और सोडियम दोनों ही
बढ़ जाते हैं, तभी तो क्षारीय हो जाती हैं वो, तो उनसे उनकी भौतिक और रासायनिक संरचना बिगड़ जाती है। तो ऐसों का सुधार करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं, गंधक अम्ल डालते हैं, पायराइट डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं। नेक्स्ट है फसल प्रबंधन। देखो फसल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्रॉप मैनेजमेंट। पहला है लवणीय जल से सिंचाई करने पर। यदि हम लवणीय जल से सिंचाई कर रहे हैं, भाई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, खारा ही पानी है, लवणीय जल है, तो ऐसा करो जो बीज बो रहे हो 20% अधिक मात्रा में डाल दो, कि भाई 100 ग्राम चाहिए तो 120 ग्राम डाल दो। बुवाई के तुरंत बाद क्या है, 2-3 दिन तक सिंचाई अच्छे जल से करनी है। भाई लवणीय जल उपलब्ध नहीं है तो एटलीस्ट जब बीज बोए हैं तब तो अच्छे जल से हम उनकी सिंचाई कर लें। उसके बाद कार्बनिक खाद का उपयोग करो, जैसे हरी खाद है, हरी खाद में क्या आ जाएगा, सनई है, ढैंचा है, मूंग है, गोबर की खाद का उपयोग करें। पौधे की प्रारंभिक अवस्था में अच्छे जल का उपयोग करें, प्रारंभिक अवस्था में उसका ध्यान रखें, बाद में तो वो सहन कर लेगा। लवण और क्षार प्रतिरोधी जो फसलें हैं उनका उपयोग करें। हमने पढ़ाई थी पिछली वीडियोज़ में लवण और क्षार प्रतिरोधी फसल। तो इस प्रकार से हम फसल का प्रबंधन कर सकते हैं।